हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओलिवेटने विजडम। दोस्तों, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक चल रहा है। एंटीबायोटिक के लिए अवेयरनेस का एक कैंपेन चला रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक मोटो या लोगो ये है कि हैंडल एंटी माइक्रोबियल्स विद केयर। इसका मतलब बेसिक एम ये है कि रेजिस्टेंस को रोका जाए। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट ये चलाया जा रहा है, और ये इन लोगों का ये कहना है कि आने वाले टाइम में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये भी कहते हैं कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उससे फूड सिक्योरिटी को भी थ्रेट है। जो हमारे फूड सिक्योरिटी को से रिलेटेड मतलब ग्लोबल इशू जो है पूरी दुनिया में, जो एनिमल प्रोडक्शन हो रहा है उससे जो फूड हम लेते हैं, मीट है, मिल्क है, अंडे हैं, ये इनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। तो एंटीबायोटिक को प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, रेजिस्टेंस के रेट को कम करना चाहिए, ताकि हम आने वाले टाइम में मतलब एंटीबायोटिक्स को अपने यूज़ के लिए रख सकें। क्योंकि ह्यूमन डिजीज़ अगर ऐसे हो गए जिसमें एंटीबायोटिक काम ना करे, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर क्रिएट होता है तो ह्यूमन हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और एनिमल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करे पड़ेगा, फिर हमारी फूड सप्लाई चेन उससे अफेक्ट होगी। तो जो मॉडर्न लाइव स्टॉक और पोल्ट्री प्रोडक्शन सिस्टम है, देखिए जो हम आजकल जो कैटल फार्मिंग करते हैं, काउज़ हैं हमारे, या पोल्ट्री है मेनली, लेयर बर्ड्स हैं, ब्रॉयलर बर्ड्स हैं, ये बहुत ही जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। तो इनके प्रोडक्शन सिस्टम्स काफ़ी इंटेंसिव हैं। ये पहले जैसे अब नहीं रहे हैं कि हम मतलब ले आते हैं जो देसी मुर्गियां हैं या देसी गाय हैं, उनके हालांकि अब बीमारियां ऐसी हो गई हैं कि उनके अंदर भी काफ़ी बड़े बड़े डिजीज़ आउटब्रेक देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो कंपैरेटिवली इम्यून कॉम्पिटेंस होते हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है देसी एनिमल्स की या देसी मुर्गियों की। लेकिन जो मॉडर्न लाइव स्टॉक और पोल्ट्री है उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी मतलब नहीं होती, उसके पालने के तरीके काफ़ी इंटेंसिव हैं। तो उन्हें एंटीबायोटिक के बिना हम पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते, इसके बारे में ये डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे। इसमें यही चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। और आज तक मतलब कोई भी जो डॉक्यूमेंट है या कोई मतलब इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा गया है। हमारी क्या जिम्मेदारी है एज ए फार्मर, एज ए वेटनेरियन, एज ए सर्विस प्रोवाइडर, हम लोगों की भी एनवायरनमेंट के लिए या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सब इसके लिए वल्नरेबल हैं। हम सबको इससे खतरा है, मतलब हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को। तो ये डॉक्यूमेंट है या ये जो वीडियो है वो ये इसीलिए बनाई गई है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो पोल्ट्री या मतलब काउ फार्मिंग में जैसे मेस्टाइटिस हो गया तो एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, सीआरडी हो गई तो एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, उससे फिर रेजिस्टेंस आ रहा है, वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। तो वो क्या रीज़न्स हैं बेसिकली, उसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें वीडियो में जानेंगे। फिर आगे की वीडियोस में ये भी देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्रिएट कैसे होता है, इसको कम कैसे किया जा सकता है, एंटीबायोटिक किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए, और क्या क्या तरीके हैं इन्फेक्शन को ठीक करने के या इन्फेक्शन को ना आने देने के। तो पहला हमारा जो पॉइंट इसमें आएगा वो यही आएगा डिस्कशन में कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को किस तरीके से हम मतलब समझते हैं, वो है क्या। मतलब एक नाम मतलब हम हमेशा सुनते रहते हैं, और लेकिन हमें उसके बारे में इतना पता नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। हमारे यहाँ बड़े फार्मर बहुत कम हैं। देखिए, कंपनीज़ हैं, इंटीग्रेटर कंपनीज़ हैं या फिर बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं, लेकिन जो मेन फार्मिंग होती है, जो ब्रॉयलर प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक छोटा फार्मर ही कर रहा है। वो इंटीग्रेटर के साथ जुड़ा हुआ है, और लेकिन फार्मिंग छोटे लेवल पर ही हो रही है। तो वो लोग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, मतलब उनके ऊपर ख़तरा ज़्यादा है, क्योंकि अगर उनका फ्लॉक किसी वजह से, डिज़ीज़ की वजह से, बीमारियों की वजह से
उनके ऊपर कोई असर पड़ता है तो उनका उनका जो बिज़नेस है, उनकी एंटरप्राइज है, उसमें काफ़ी लॉसेस होते हैं और साथ साथ रिसोर्सेज का भी वेस्ट होता है। एक ब्रॉयलर है, उसने मक्का खाया, सोयाबीन खाई, दवाइयाँ खाई, तो उनकी भी एक कॉस्ट है, वो भी एक एनवायरनमेंट बर्डन है। तो अगर वो मर जाता है किसी बीमारी की वजह से, तो उसे भी हम कंसीडर करते हैं कि ये एक रिसोर्स लॉस हुआ है। तो एंटीबायोटिक ऐसे केसेस में जब डिजीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं तो रिक्वायर्ड होती है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो हार्ड फैक्ट्स हैं जिन्हें ओवरलुक किया गया है फूड एनिमल्स का जब रोल आता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लेके, तो इन बातों को नज़रअंदाज किया गया है। तो उन बातों को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है क्या? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से मतलब एंटीबायोटिक ने काम करना बंद कर दिया। कई सारे झूठ मीथ्स इससे जुड़े हुए हैं। तो हम इस वीडियो में उन्हीं मिथ्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो हैं क्या और उन्हें तोड़ेंगे। देखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेरे लिए जितना खतरा है उतना ही खतरा आपके लिए भी है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो इस दुनिया में रह रहा है। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इसे कम से कम करें। इसके लिए हमने कुछ कदम भी उठाए हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से हम साथ मिल के इसे हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। ऑनलाइन पोल्ट्री, डेयरी, गोट फार्मिंग के ट्रेनिंग बैचेस चल रहे हैं। जिन भी लोगों को इन्हें ज्वाइन करना हो वो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। तो स्टडीज़ बताती हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है उसे अगर टैकल नहीं किया गया अभी तो 2050 तक हर 3 सेकंड में एक व्यक्ति मरेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से। मतलब वो बीमार पड़ जाएगा, एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाएगी और एंटीबायोटिक जब काम नहीं करेगी तो इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस समय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस WHO द्वारा अगर हम उसकी बात करें तो ग्लोबल हेल्थ के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए और डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं दुनिया के सामने उनमें से एक है। तो WHO का यही कहना है कि डेवलपमेंट के लिए इस समय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंस है। लेकिन जो इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम्स हैं, इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम्स का मतलब है जहाँ पर मॉडर्न जो जेनेटिकली इवॉल्व ब्रीड्स हैं, ब्रॉयलर की, लेयर बर्ड्स की, काउज़ हैं, पिग्स हैं, तो इनके अंदर जेनेटिकली इवॉल्व ब्रीड यूज़ होती हैं और उनके अंदर बीमारियां ज़्यादा आती हैं, तो उसकी वजह से उनके अंदर एंटीबायोटिक भी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। हम इस बात को अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं
कि हमारी जो लाइव स्टॉक और पोल्ट्री प्रोडक्शन सिस्टम है वो एंटीबायोटिक पर किस कदर निर्भर है। ये सारा अभी आगे मैं बताऊंगा, फैक्ट बाय फैक्ट, वन बाय वन सब आपको डिटेल में बताते चलेंगे। तो बिना एंटीबायोटिक के हम अपना फूड, एनिमल फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और इसका मतलब इसकी दलीलें भी हैं, क्योंकि जितना एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हो रहा है दुनिया में और वेटनरी में, पोल्ट्री प्रोडक्शन में जो एंटीबायोटिक मूव कर रहा है वो इस बात की गवाही देता है। तो बेसिक रीज़न क्या है एंटीबायोटिक के ऊपर डिपेंड होने का, वो है प्रोडक्टिविटी और इम्यूनिटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि मेरी मुर्गी कितने अंडे दे रही है, मेरा ब्रॉयलर ने कितना वेट गेन किया है, उसका एफसीआर क्या है, या हमारी गाय ने दूध कितना दिया है। जब हम दूध, मीट या फिर अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। यही रूल है। ये दो डिफरेंट ट्रेड्स हैं, जेनेटिक ट्रेड्स हैं, और ये निगेटिवली कोरिलेटेड है। निगेटिवली कोरिलेटेड का मतलब है अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर हमारा ब्रॉयलर है उसका एफसीआर बढ़ेगा, अगर वो मान लीजिए 2 किलो 800 ग्राम खा के 2 किलो का हो जाता है, तो उसकी इम्यूनिटी उसी मतलब लेवल में, उसी कॉरस्पॉन्डिंगली डाउन आएगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जेनेटिक एंड फिनोटिपिक, ये पूरी रिसर्चेज हैं जो हो चुकी हैं इस चीज़ में, कि मिल्क यील्ड और सोमेटिक सेल काउंट, मतलब सोमेटिक सेल का मतलब है जो इम्यून सेल्स दूध में आ जाती हैं, उसके अंदर मतलब क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें यही दिखाया गया कि जो क्लिनिकल मेस्टाइटिस है और मिल्क यील्ड रेट्स हैं उनके अंदर पॉजिटिव कोरिलेशन पाया गया है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है जैसे जैसे मिल्क यील्ड बढ़ेगी क्लिनिकल मेस्टाइटिस के केसेस बढ़ते चले जाते हैं। मेस्टाइटिस का मतलब है थनों का इन्फेक्शन। थनों का इन्फेक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एंटीबायोटिक का यूज़ भी फिर बढ़ेगा। तो ये एक जेनेटिक एंटागोनिज़म है, और ये सिर्फ यहाँ पर एक रेफरेंस के लिए ये मतलब रिसर्च लगाई गई है। ऐसी कई रिसर्चेज हैं जो कि आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पर। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल सा है कि जैसे जैसे मतलब जो न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग होती है, एनर्जी है, प्रोटीन है, ये मिल्क प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट होता है। जेनेटिकली उसे ऐसे मतलब बनाया गया है कि जो भी न्यूट्रिएंट हम देंगे, उसे खाना पीना देंगे, दाना चारा देंगे, वो दूध प्रोडक्शन की तरफ जाएगा, ना कि इम्यून सिस्टम की तरफ जाएगा। तो प्रोडक्शन को ज़्यादा इसमें मतलब वेटेज मिलता है, और इम्यूनिटी की तरफ न्यूट्रिएंट्स इतने नहीं जा पाते, तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है, प्रोडक्शन की तरफ वो डाइवर्ट होने लगता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि उसकी इनहेरेंटली इम्यूनिटी डाउन होती है, क्योंकि वो हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जब काविंग होती है, काविंग का समय आता है, तो उस टाइम निगेटिव एनर्जी रहती है, मतलब एनिमल खाता कम है और उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है काविंग के अराउंड। तो उस समय क्या होता है, इन्नेट इम्यून फंक्शन जो बॉडी का होता है, और इन्फेक्शन होता है, फिर बॉडी उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है जिसे इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। तो इन दोनों का इम्पेयरमेंट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मेस्टाइटिस या यूट्राइन डिजीज़, मेट्राइटिस है, एंडोमेट्राइटिस है, ये सब चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। तो दो बातें हो गई, एक हो गया उसके अंदर पहले से इम्यूनिटी कम थी, दूसरा काविंग के समय नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होने की वजह से, हाइपोकैल्सीमिया होने की वजह से भी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर ये रिसर्च जैसे दिखाई गई है कि रिलेशनशिप बिटवीन मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रोफिल फंक्शन इन डेयरी काउज इन पेरीपार्टम पीरियड, जो जब वो बच्चा दे देता है पशु, उसके बाद न्यूट्रोफिल जो होती हैं उनका फंक्शन काफ़ी कम हो जाता है। मतलब ये लगाइए कि इम्यूनिटी उस टाइम डाउन हो जाती है। न्यूट्रोफिल का क्या काम होता है कि जहाँ पर इन्फेक्शन होगा, जैसे थनों में इन्फेक्शन है, वहाँ पे बैक्टीरिया आ गया है, तो ये न्यूट्रोफिल जाएंगी, उस बैक्टीरिया को मार देंगी, खा लेंगी। अगर उनकी कैपेसिटी किसी तरीके से भी कम हो जाती है तो इसका मतलब इम्यून इम्पेयरमेंट देखने को हमें मिलता है। तो इसमें दो स्टडीज़ की गई थी, मतलब बेस्ट स्टडी की गई है। उसमें फैगोसाइटोसिस उसे खा लेती है, और ऑक्सीडेटिव बस्ट मतलब एक तरीके से बम से उड़ा देती है। पहले बैक्टीरिया को खाएगी, फिर उसी के अंदर एक ऑक्सीडेटिव फिनोमिना होता है जिसे ऑक्सीडेटिव बस्ट कहते हैं। तो ये वाली दोनों कैपेसिटी न्यूट्रोफिल्स के अंदर कम हो जाती हैं। तो आप इस ग्राफ में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्राई किया
एनिमल को, और जैसे ही ड्राई करते हैं ना, एक मैस्टाइटिस का जो मतलब इंसिडेंस के जो वो केसेस होते हैं वो तुरंत ड्राई ऑफ करने के टाइम बढ़ जाते हैं। उसके बाद काविंग के समय होता है, फिर मैस्टाइटिस के केसेस धीरे धीरे डाउन चले जाते हैं। फिर जब दोबारा मतलब एनिमल प्रेग्नेंट होता है, फिर दूध में आता है, फिर देने लगता है, वो मतलब उसे प्रेग्नेंट करा दिया जाता है, तो फिर एक टाइम आता है, फिर उसे ड्राई किया जाता है, उस टाइम फिर बढ़ जाते हैं। तो हमें ये जानना होगा कि किस किस समय मैस्टाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ताकि हम उसी हिसाब से प्रिकॉशंस प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें। तो एंटीबायोटिक का यूज़ हम उस हिसाब से फिर कम कर सकते हैं। तो 2 पीक्स होती हैं इन्फेक्शन की, नए इन्फेक्शन की लैक्टेटिन साइकिल में, तो उन्हें हमें मतलब उनका ख्याल रखना चाहिए और उनसे बचाव के लिए काम करते रहने चाहिए। इसी तरीके से ये भी है, तो इधर वाला आप ग्राफ देख सकते हैं, ये वाला, इसमें क्या हुआ कि अर्ली लैक्टेशन में नीचे वाली एक्सिस पे टाइम है, घंटों में दिया गया है, 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे, 36 घंटे। इधर सेल काउंट है, सेल काउंट का मतलब है ई कोलाई। अब ई कोलाई का इन्फेक्शन हुआ, गाय अभी अभी ब्याई है या उसका थोड़ा ही टाइम उसे ब्याए हुआ है, काविंग हुए, उसके बाद उसे इन्फेक्शन हो जाता है ई कोलाई का। तो ई कोलाई तुरंत बढ़ती है और बढ़ के कहाँ पहुँच जाती है, मतलब थ्रेशोल्ड पे पहुँच जाती है और इन्फेक्शन उसका हो जाता है मैस्टाइटिस। जो पीएमएन होती है मतलब न्यूट्रोफिल इतना नहीं बढ़ पाती हैं अर्ली लैक्टेटिंग काउज में, क्योंकि मैंने जैसे बताया काविंग के दौरान इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। अगर ये मिड लैक्टेटिंग काउ हो, मतलब उसकी काविंग हुए मान लीजिए 3-4 महीने हो चुके हैं, तो उसकी इम्यूनिटी फिर ठीक हो जाती है। ई कोलाई ने बढ़ना शुरू किया, एकदम से न्यूट्रोफिल बढ़ गई, उसने ई कोलाई को खा लिया, ख़त्म कर दिया, तो ई कोलाई का नंबर डाउन हो गया और मैस्टाइटिस को बॉडी की इम्यूनिटी ने होने से रोक लिया। तो ये तरीका होता है बेसिकली। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हैं अपेरेंटली। 2 पॉइंट क्या हैं कि जो मॉडर्न प्रोड्यूसिंग काउज हैं वो इनहेरेंटली उनकी इम्यूनिटी डाउन है, जिसकी वजह से मतलब वो इन्फेक्शन का मुकाबला कर नहीं पाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि उनकी इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है एट द टाइम ऑफ काविंग, क्योंकि न्यूट्रोफिल की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो इस वजह से उसमें अलग अलग डिजीज़ देखने को मिलते हैं। तो वो इन्फेक्टिव डिजीज़ होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से एंटीबायोटिक का जो यूज़ है वो काफ़ी कॉमन हो जाता है। तो जब कॉमन हो जाता है और फ्रीली अवेलेबल है तो उसका मिसयूज़ भी होने लगता है, लोग अपने आप भी ला के लगाने लगते हैं। पैरावेट्स हैं, नॉन टेक्निकल लोग हैं, वो भी उस एंटीबायोटिक को यूज़ करने लगते हैं। तो मिसडायग्नोसिस की वजह से भी, तो इस तरीके से डेयरी में मतलब जब इम्यूनिटी डाउन होती है, जो मैंने वजह बताई, रीजंस बताए, उस वजह से तो एंटीबायोटिक का यूज़ फिर बढ़ जाता है। और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा एनिमल बीमार मतलब रहेगा, फिर वो दूध प्रोड्यूस इतना नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से क्या है कि जो कमर्शियल पोल्ट्री ब्रीडिंग इंडस्ट्री है उसने भी जेनेटिक प्रोग्रेस पिछले 60 सालों में काफ़ी की है, जिससे मीट और एग प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट, फीड एफिशिएंसी, एफसीआर वगैरह काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें कि अगर 1950 के हिसाब से हम लगाएं तो जो मॉडर्न ब्रॉयलर्स हैं उन्होंने लगभग 400% तक जेनेटिक डेवलपमेंट किया है, मतलब उनकी जो ग्रोथ रेट है वो 400% तक ज़्यादा हो गई है। एक 40-42 ग्राम का चूज़ा जो है वो 2.25 किलो का, 2 किलो 2.25 किलो का हो जाता है 40 दिन में, मतलब 1000 घंटे में वो इतना ज़्यादा वेट गेन कर लेता है। और उसकी जो फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी है उसमें भी 50% तक की गिरावट आई है। तो फील्ड ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं? फील्ड ऑब्जर्वेशन ये कहते हैं, मतलब जो फील्ड में हमें दिखाई देता है, प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कमर्शियल जो चिकन्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी, इम्यून पावर, इम्यून कैपेसिटीज़ काफ़ी वीक होती हैं। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके अंदर बीमारियां जो होती हैं, उनकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है इन्फेक्शियस बीमारियों के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स उनमें कम होता है। इसके लिए एक थ्योरी बताई जाती है, रिसोर्स एलोकेशन थ्योरी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इम्यून सिस्टम की तरफ जाने के बजाय वो प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। अगर मुर्गी है वो अंडा प्रोड्यूस कर रही है या एक ब्रॉयलर है वो वेट गेन करने के लिए बनाया गया है, तो उसमें सारी सप्लाई उसकी तरफ जाएगी, प्रोडक्शन की तरफ, इम्यूनिटी की तरफ नहीं जाती, जिससे इम्यूनिटी उन बर्ड्स की या एनिमल्स की काफ़ी वीक हो जाती है। तो फ्यूअर रिसोर्सेज विल बी लेफ्ट फॉर दी
लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स इंक्लूडिंग इम्यूनिटी। जब प्रोडक्शन की तरफ न्यूट्रिएंट्स जाएंगे तो इम्यूनिटी की तरफ नहीं आ पाएंगे। इसके लिए यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी बड़ी रिसर्चेज हुई हैं। 1957 के जो ब्रॉयलर स्ट्रेन्स थे उनको 2001 के ब्रॉयलर स्ट्रेन्स के साथ देखा गया, नाप के उनकी इम्यूनिटी को, तो यही पता चला उसमें कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी वीक हो गई है। मतलब जो अब नए ब्रॉयलर्स आए हैं जैसे जैसे उनका प्रोडक्शन रेट जेनेटिकली इम्प्रूव होते जा रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती जा रही है। ये सब वेबसाइट में दिया हुआ है बहुत डिटेल में, अच्छे से, मतलब डायग्राम्स वगैरह के साथ। आप वेबसाइट को पढ़ भी सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपको और अच्छे से ये क्लियर होगा। तो बताने का मकसद ये है कि जो बॉडी वेट जैसे जैसे गेन हुआ या एफसीआर जैसे जैसे डाउन आया बॉडी वेट, तो उसकी इम्यूनिटी डाउन आई। तो एक्सपेरिमेंट से ये भी पता लगाया गया है कि एंटीबायोटिक्स को ग्रोथ प्रमोशन के लिए यूज़ किया गया, और उन चिकन्स को जिनमें एंटीबायोटिक यूज़ हुई उनके साथ कंपेयर किया गया जो स्टेराइल एनवायरनमेंट में रखे गए, मतलब बीमारी रहित वातावरण में जिन्हें रखा गया, जिनके अंदर कोई बीमारी नहीं हुई। तब भी ये देखा गया कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है इम्यूनिटी की, मतलब ऐसा है ना कि एक चीज़ जल रही है, हमने हमारे यहाँ मान लीजिए हमारा घर है, उसमें हमने एक बल्ब जलाया हुआ है ताकि थोड़ी बहुत रोशनी रहे, बाकी सारी चीज़ें बंद हैं। अगर हम उसे भी बंद कर देंगे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, तो उस एक बल्ब के जलने का भी कुछ बिल आएगा ना मीटर में। इसी तरीके से इम्यूनिटी को स्विच ऑन रखने के लिए कुछ उसकी कॉस्ट होती है। तो लगभग जो भी बर्ड दाना खाता है, मान लीजिए अगर 100 ग्राम दाना खा रहा है तो 5 ग्राम वो उसकी इम्यूनिटी की मेंटेनेंस में जाता रहता है। अगर हम इम्यूनोमॉड्यूलेशन करते हैं, मतलब वैक्सीन लगाते हैं, कोई इम्यून बूस्टिंग प्रोडक्ट देते हैं, तो वो जो 5% है, जो न्यूट्रिएंट मूव कर रहे हैं 5%, वो 9% तक हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि दाना जो फीड है वो प्रोडक्शन की तरफ ना जाके इम्यूनिटी को मोबिलाइज करने के लिए यूज़ होने लगता है, जिससे एफसीआर पर फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि जो देसी बर्ड है और जो कमर्शियल ब्रॉयलर हैं उनकी इम्यूनिटी कितना डिफरेंस है, मतलब। और दूसरी बात यह है कि जेनेटिकली भी जो ये वाले पक्षी होते हैं, कमर्शियल ब्रॉयलर्स, कमर्शियल लेयर्स होती हैं, इनकी बीमारियों को पहचानने की क्षमता भी देसी मुर्गियों से कम होती है। इसी वजह से इनकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी कम हो जाती है। तो ये जो फैक्ट्स आपको बताए कि जैसे जैसे जेनेटिकली इम्प्रूव होता चला जाता है एनिमल या बर्ड, उसी तरीके से उसकी इम्यूनिटी डाउन होती चली जाती है। तो कई सारी स्पीशीज़ में हमने इस चीज़ को देखा। तो जो मॉडर्न फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उनके बीच में ये समझौता हुआ कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इम्यूनिटी डाउन होगी, और वो इन्फेक्शन के लिए मतलब काफ़ी प्रोन हो जाएंगे। इसके अलावा क्या होता है कि फीड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मतलब सोयाबीन महंगी है, मक्का महंगा है, तो अल्टरनेट फीड रिसोर्सेज लोग यूज़ करते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, मिनरल विटामिन भरपूर नहीं डाल पाते हैं महंगा होने की वजह से, तो फीड की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। माइकोटॉक्सिन्स होते हैं उन फीड्स में क्वालिटी ख़राब होने की वजह से, तो उससे भी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो एक तो वैसे ही इम्यूनिटी डाउन है, मतलब जो मॉडर्न बर्ड्स हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा, फीड की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से भी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तीसरा क्या होता है कि प्रिवेंशन के ज़्यादातर प्रिंसिपल या बायोसिक्योरिटी वगैरह हमारे फार्मर्स नहीं अपनाते हैं। वो नहीं जानते हैं कि किस तरीके से बायोसिक्योरिटी होती है, बचाव किस तरीके से किया जाता है, जिसकी वजह से डिज़ीज़ लोड, इन्फेक्शन लोड फार्म में बढ़ जाता है। तो 3 पॉइंट हो गए ये। तो बीमार कैसे नहीं पड़ेगा, मतलब बर्ड क्यों नहीं बीमार पड़ेगा जब इतनी ज़्यादा उसके ऊपर मतलब प्रेशर होगा इन्फेक्शन का। चौथी चीज़ क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़, जैसे गम्बोरो है, आईबीएच है, मेरेक्स है, सीआईए चिकन इन्फेक्शियस एनीमिया है। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इम्यून सिस्टम पे अटैक करती हैं, जिसकी वजह से सीआरडी, इकोलाई या और बैक्टीरिया की प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिलती हैं, और उन्हें हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। वैक्सीन रिएक्शंस करती हैं, जैसे आईबीएच की वैक्सीन है या फिर गम्बोरो की वैक्सीन है, वो इम्यूनिटी को डाउन कर देती हैं। तो इतना सारा जब फैक्टर होंगे, एक तो उसके अंदर इम्यूनिटी पहले ही कम है,
बर्ड इम्यूनोलॉजी पे एक आर्टिकल मैंने लिखा है वेबसाइट पर, वो आप पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल आर्टिकल है और काफ़ी आसान लैंग्वेज में है, तो उससे आपको जानने की काफ़ी हेल्प मिलेगी बर्ड की इम्यूनिटी के बारे में। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि उसके अंदर इनहेरेंटली जेनेटिकली इम्यूनिटी कम है। दूसरा ये है कि फीड की क्वालिटी ख़राब है, माइकोटॉक्सिन्स वगैरह हैं। तीसरा है बायोसिक्योरिटी प्रॉपर नहीं रखते हैं लोग, इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़ हैं जैसे गम्बोरो है, चिकन इन्फेक्शस एनीमिया है और वैक्सीन रिएक्शंस हैं। ये सब मिला के बर्ड के ऊपर इन्फेक्शन का प्रेशर बहुत ज़्यादा बना देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो एंटीबायोटिक यूज़ करना अनिवार्य हो जाता है। तो हमने देखा कि ये कितने फैक्टर हैं जिनकी वजह से, चाहे वो हमारे पशु हों, डेयरी पशु हों, गाय भैंसे हों, या फिर हमारे पोल्ट्री बर्ड्स हों, उनमें हम बिना एंटीबायोटिक के, क्योंकि उनके ऊपर इन्फेक्शन का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक उनमें यूज़ करनी ज़रूरी हो जाती है। तो इंडिया में कौन सी प्रैक्टिकल एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। डेयरी वेटनरी यूज़ के लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे न्यूमाइसिन है, ये थैलेला मैस्टाइटिस में दी जाती है। एम्पिसिलिन लगाई जाती है। एनरोफ्लॉक्सासिन है, मार्बोफ्लॉक्सासिन है, सेफ्ट्रिएक्सोन है, सेफ्टिजोक्साइम है, एजिथ्रोमाइसिन है न्यूमाइसिन के साथ, एमॉक्सिलिन, क्लॉक्सिलिन, एमॉक्सिलिन सल्बेक्टम, सेफ्टियोफर, सेफ्ट्रिएक्सोन, सेफ्क्यूनोम, क्लिंडामाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन, कोलिस्टिन, सिफोपेराजोन। ये कोलिस्टिन सल्फेट और क्लॉक्सिलिन ये थनों में लगाने के लिए मतलब ऐसे आते हैं कि जो डायरेक्टली इंट्रामेमरी उनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, थनों में लगाए जाते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा सल्फा ड्रग्स हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, सल्फाडिमिडीन, डॉक्साइक्लिन, म्यूपिरोसिन और सिफालेक्सिन। ये इतनी तरीके के एंटीबायोटिक हैं जो डेयरी में अवेलेबल, वेटरनरी में अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ ह्यूमन के भी कभी कभार इंजेक्शंस लोग लगाते हैं अगर इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा होता है। तो कितनी एंटीबायोटिक यूज़ हो रही है इंडिया में, ये भी जानना ज़रूरी है हमें, मतलब पूरी दुनिया में कितनी हो रही है और इंडिया में कितनी हो रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस तरीके से वो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और इंडिया का क्या रोल है, एक वेटनेरियन का क्या रोल है, एक हमारे फूड प्रोड्यूसर का क्या रोल है। क्योंकि हम लोगों को, हमारी कम्युनिटी को, मतलब कम्युनिटी को कहना चाहिए, एक फार्मर कम्युनिटी को जो वेटनरी से रिलेटेड हैं, जो फूड एनिमल प्रोडक्शन सिस्टम में है, उन्हें काफ़ी ब्लेम किया जाता है, हमें बदनाम किया जाता है इस चीज़ को लेकर। तो इंडिया केवल 3% ग्लोबल एंटीबायोटिक्स का यूज़ करता है। मतलब अगर 100 किलो एंटीबायोटिक फूड एनिमल्स में दुनिया भर में यूज़ हो रही हैं, तो हमारे यहाँ केवल 3% उसकी, मतलब 3 किलो यूज़ हो रही हैं। और इंडिया कंट्रीब्यूट कितना करता है ग्लोबल प्रोडक्शन में, अगर दूध की बात की जाए तो हम 1/5 हैं, मतलब दुनिया भर का 20% हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है। और इसी तरीके से अंडे और मीट का भी है। तो हम प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एनिमल एंटीबायोटिक कंजम्पशन या एंटीबायोटिक यूज़ काफ़ी कम है इंडिया के अंदर। तो नेशनल लेवल पे टोटल प्राइवेट सेक्टर एंटीबायोटिक कंजम्पशन लगभग 12% बढ़ा 2011 और 2016 के बीच में, जो इंसानों में एंटीबायोटिक यूज़ होती हैं। लेकिन अगर वेटनरी की बात की जाए तो वेटनरी में क्या है कि फूड की डिमांड तो बढ़ ही रही है, चिकन कंजम्पशन बढ़ रहा है, दूध का कंजम्पशन बढ़ रहा है, अंडे लोग ज़्यादा खाने लगे हैं, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण हो रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है। तो उससे क्या हुआ है कि उनकी प्रोटीन खाने की, एनिमल प्रोटीन को कंज्यूम करने की वो क्षमता बढ़ी है। तो एक रिव्यू आर्टिकल था एनिमल हेल्थ और ड्रग यूज़ के लिए इंडिया में किस तरीके से मतलब दवाइयाँ यूज़ होती हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि लगभग पूरी दुनिया में 63,000 टन एंटीबायोटिक्स यूज़ हुई 2010 में, और 2013 में ये 1,31,000 टन पर एंटीमाइक्रोबियल या एंटीबायोटिक कंजम्पशन पहुंच चुका था 2013 में। तो अब ये और भी काफ़ी बढ़ गया होगा। तो 2030 तक ये लोग बताते हैं कि ये 2 लाख टन से ज़्यादा एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन या यूज़ चला जाएगा। लेकिन इस 2 लाख टन में इंडिया कितना यूज़ कर रहा है? खाली 3 से 4%। मतलब 2030 तक इंडिया 4% टोटल ग्लोबल एंटीबायोटिक प्रोडक्शन का यूज़ करेगा।
तो उस हिसाब से देखा जाए हमारे यहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। क्योंकि अगर एंटीबायोटिक एक तो हैं बहुत कम, और एंटीबायोटिक में रिसर्च भी नहीं, ना के बराबर है। क्योंकि कोई भी इसमें पैसा इस वजह से नहीं लगाना चाहता है कि वो लेके आएगा कोई उसने रिसर्च लगा के नहीं एंटीबायोटिक बनाई, इतने में उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है जब उनका प्रॉफिट कमाने का टाइम होता है। तो इस वजह से एंटीबायोटिक के ऊपर खर्चा या उनके ऊपर रिसर्च इतनी नहीं की जाती है। तो फूड एनिमल प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो काफ़ी इससे प्रभावित होंगे अगर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ बताया गया है। लगभग 250 किलो से ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ होती है इन एरियाज़ में जहाँ पर ये लाल लाल दिखाया गया है। अगर इसकी बात करें हम इंडिया की, तो लगभग ये हरियाणा वाला एरिया है जहाँ पे लाल लाल दिख रहा है, ये महाराष्ट्र का एरिया है, ये तमिलनाडु का, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना का एरिया। तो ये पोल्ट्री हब्स हैं, हम सब जानते हैं कि ये जगहें हैं जहाँ पर इंडिया की मोस्ट ऑफ द पोल्ट्री। तो इन जगहों पर कितना ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ होता है। तो एंटीबायोटिक कंजम्पशन 2030 तक लगभग इंडिया में 4000 टन तक हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंटीबायोटिक कंजम्पशन 2030 तक लगभग 129% तक बढ़ जाएगा। इस टाइम ये लगभग 4000 टन है, मतलब ग्लोबल का। इस समय भी अगर देखा जाए तो लगभग 30 किलोग्राम पर किलोमीटर स्क्वायर एंटीबायोटिक यूज़ हो रही है, और ये लगभग 143% तक बढ़ जाएगी 2030 आते आते। तो एंटीबायोटिक पोल्ट्री में कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं थेरेप्टिक एंटीबायोटिक्स? अमीकासिन है, एमोक्सिलिन है, क्लोक्सिलिन, डॉक्साइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, अम्पिसिलिन, एप्रामाइसिन, ये सारी ह्यूमन वाली एंटीबायोटिक्स हैं जो कि ह्यूमन में इन्फेक्शंस में यूज़ होती हैं। अगर इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आता है, बढ़ता चला जाता है, तो ये ह्यूमन में काम करना बंद कर देंगी। और तो जब भी आप एंटीबायोटिक यूज़ करें, मैं आपको इसके बाद एक और वीडियो मतलब बनाऊंगा, दिखाऊंगा। डिजीज डायग्नोसिस सर्विस ले सकते हैं हमारी, और एंटीबायोटिक को किस तरीके से यूज़ करना है, कौन सी एंटीबायोटिक को यूज़ करना है, एक हमारी वेबसाइट के ज़रिए से ही आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक फॉर्म रहेगा, गूगल फॉर्म होगा, उस फॉर्म में को भरकर आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो सिफेलेक्सिन, क्लोरामफेनिकोल, कोलिस्टीन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नियोफमाइसिन, तो इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक हैं, ये कहाँ तक हम पढ़ेंगे। और ये एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रोमोटर, मतलब जो फीड में एंटीबायोटिक्स पड़ती हैं, ये सब मैंने बुक से लिया है, जो प्रोडक्ट हैं इनके ब्रांड नेम्स हैं उसके हिसाब से। लेकिन हम लोग, जैसा आपको बताया, क्योंकि इतना प्रेशर है उसके ऊपर इन्फेक्शन का, तो अगर हम एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हम प्रोड्यूस हमें करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब ऐसा हो गया है, इन्फेक्शंस की इंटेंसिटी इतनी हो गई है कि देसी मुर्गी भी अब उन इन्फेक्शंस को हैंडल नहीं कर पाती है। कई बार देखा गया है कि उनके फ्लॉक्स भी साफ़ हो जाते हैं अगर बीमारी आती है तो हम एंटीबायोटिक के यूज़ को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है ना, वो बायोसिक्योरिटी है। बायोसिक्योरिटी आप सीखिए, ये क्या होती है, मतलब बीमारी को ना आने देना। ये कॉमन सेंस पे निर्भर करता है, ये साइंस नहीं है। बायोसिक्योरिटी साइंस के ज़रिए से नहीं समझाई जा सकती, ये कॉमन सेंस भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। वाटर सैनिटाइज़र का, एक अच्छे वाटर सैनिटाइज़र का मतलब लगातार यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि वो बीमारियों को रोक सके। जब बीमारियां रुकेंगी तो एंटीबायोटिक का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। इसके अलावा क्लीनिंग प्रोग्राम्स करते रहने चाहिए। अपने फार्म की साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से आपको बताया है मैंने कि किस तरीके से फार्म की सफाई करनी चाहिए। कुछ वीडियोस में, जैसे विंटर मैनेजमेंट वाली वीडियो है, उसमें बताया कि किस तरीके से साफ़ करना चाहिए, उसे आप देखें। एसिडिफायर का इस्तेमाल करते हैं फीड में, जिससे पैथोजेनिक जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। प्रोबायोटिक को इस्तेमाल किया जाता है, जो फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं से कॉम्पिटिटिव उनका एक्सक्लूजन करता है। ये मतलब खुद को बढ़ा लेते हैं प्रोबायोटिक, और बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को की ग्रोथ को रोक देते हैं। प्रीबायोटिक्स आ गए हैं कुछ मार्केट में, जो लेक्टिन रिसेप्टर बाइंडर होते हैं। वो क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को बाइंड कर लेते हैं अपने आप से, फिर वो बैक्टीरिया मुर्गी की या
एनिमल की मतलब अंदर इंटेस्टाइन में चिपक नहीं पाता है, जिससे इन्फेक्शन होने से रोक लेते हैं ये। हर्बल एंटीमाइक्रोबियल भी हैं, जैसे गार्लिक में एलिसिन है या जिंजर है, कैप्सिकम है। इनके अंदर फाइटोजेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एंटीमाइक्रोबियल एंटीवायरल का काम करते हैं। कुछ केमिकल इनिबिटर्स आते हैं, जैसे सोडियम क्लोरेट है, उसे भी इस्तेमाल किया जाता है ई कोलाई के लिए। गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनाइए, मैनेजमेंट अच्छा रखिए, अपने आँख का कैजुअल मत रखिए, साफ़ सफाई रखिए, टॉक्सिन फ्री फीड यूज़ कीजिए, चिक्स को अच्छी सोर्स से लेकर आइए। और एपिडेमियोलॉजी की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कोई बीमारी कब हो रही है, उसका पैटर्न क्या है, कौन सी जगह पे हो रही है, साल के कौन से हिस्से में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये सब चीज़ें भी पता रहेंगी आपको, तो उससे बचाव करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। एंटीबायोटिक को यूज़ कैसे करना चाहिए प्रॉपर डोज के साथ, इसके लिए वेटनेरियन की सलाह या उसकी हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए आपको। और एक बात का ध्यान रखें कि जो रेजिस्टेंस अगर क्रिएट कर रहे हैं आप, अंधाधुंध एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं अपने फार्म पे, तो अगर बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है तो कंज्यूमर तो बहुत दूर है, कंज्यूमर को तो इतना ख़तरा नहीं है इमीडिएट, लेकिन वो रेजिस्टेंस आपके अंदर आ सकता है। वो आपके जो आपको बीमार कर सकते हैं बैक्टीरिया, उनके अंदर वो रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर अगर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर आप अगर कोई ऐसी एंटीबायोटिक, कोलिस्टिन है, क्लोरामफेनिकोल है, अगर आप लेंगे वो, तो आपको वो काम नहीं करेगी। तो जो खा रहा है मुर्गा वो तो बाद में अफेक्ट होगा इससे, उसके ऊपर तो इतनी दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत आपके लिए, अगर आप अंधाधुंध ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं एंटीबायोटिक को और ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर एंटीबायोटिक को कम करना होता है, मतलब मोडलिटी को, तो वो 1 या 2 दिन के अंदर कर देती है। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप उसे 7-7 दिन या 10-10 दिन चलाएं एंटीबायोटिक को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।